अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम जो है उसमें तब्दीली के आसार जो हैं वो अभी तक नज़र नहीं आ रहे। कुछ रोज़ पहले ऐसे लगा था कि शायद हम एक वो ट्रांजिशन वाले फ़ेज़ में और गर्मियों से सर्दियों में एंटर होने लग गए हैं, लेकिन अभी तक ना बारिशें हुई हैं, ना बारिशों की एज़ सच कोई प्रेडिक्शन है। रात के औकात में मौसम जो है येस उसमें खुनकी देखने में आती है और निचले पोर्शंस जो हैं वो अब ठंडे हो चुके हैं। लेकिन फिर भी दोपहर के औकात में अगर आपका कहीं आना-जाना हो, और अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो येस जो गर्मी है वो अपने जोबन पर होती है, इसी के बगैर आपका गुज़ारा नहीं होता। राइट नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द टेम्परेचर ऑफ लाहौर, सो इट्स 28 डिग्री सेंटीग्रेड और आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई प्रेडिक्शन नहीं है। सो वेदर के हवाले से तो ये अपडेट थी। मूविंग ऑन, शो का आगाज़ करना चाहूँगी। आज के शो की हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज शो में सबसे पहले हमने बात करनी है पल्मोनरी एम्बोलिज़्म पर। पल्मोनरी एम्बोलिज़्म की वजूहात क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। आज की दुनिया में ख़वातीन में लीडरशिप और कम्युनिकेशन की सलाहियत, इसको भी आज हमने डिस्कस करना है। साथ ही साथ सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने यूनाइटेड नेशंस की एकेडमिक इम्पैक्ट रिपोर्ट में पहली 25वीं आलमी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल वाहिद पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी बनने का एजाज़ अपने नाम कर लिया है। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में आज दुनिया भर में असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने की अहमियत पर भी रोशनी डालेंगे। राइट नाउ हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, और एक ऐसा आज हम मर्ज़ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ लाइक नॉट वेरी मच कॉमन, या लोगों को उसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन येस इसके नुकसानात या डेंजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हम बात करेंगे आज पल्मोनरी एम्बोलिज़्म पर। बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपके फेफड़े यानी कि लंग्स वो मुतासर होते हैं। कैसे मुतासर होते हैं? वहाँ पर खून की रवानी मुतासर होती है। बेसिकली जो खून की नालियाँ होती हैं जो खून पहुँचाती हैं लंग्स में, उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। नॉर्मली ये जो क्लॉट होता है ये आपके टांग से ट्रेवल करता है और लंग्स की तरफ आता है, और फिर जो खून का बहाव है वो लंग्स में ठीक से नहीं होता। उसके बाद ये सिचुएशन जो है वो देखने में आती है। ऑब्वियसली इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं क्या, और कितनी प्रेवलेंसी है इसकी पाकिस्तान में, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, आज इस सब पर हमने बात करनी है। और शो में मेरे साथ मौजूद हैं पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अयूब बेग। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले, हाउ वुड यू डिफाइन pulmonary embolism and how much this disease is common in Pakistan? आपने बड़ा अच्छा बयान कर दिया, इसको बड़ा अच्छा समझा दिया। मैं सिर्फ इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने कहा कि हमारे टाँगों के अंदर जो वेन्स होती हैं, तो उन वेन्स में क्लॉट बनता है और वो क्लॉट फिर ऊपर की तरफ हरकत करता है, मूव करता है और लंग्स की वेन में आके वो फँस जाता है। इससे होता ये है कि खून की नालियाँ जो हमारे लंग्स में जाती हैं, वो खून लेके जाएँगी तो लंग्स उनको ऑक्सीजन देंगे ठीक है। और उसके बाद में वो खून हार्ट में आ जाता है। अगर लंग्स तक खून पहुँचेगा ही नहीं, तो वो खून कैसे साफ़ होगा और कैसे उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। ठीक तो है। ये पल्मोनरी एम्बोलिज़्म है, जो आपने बताया बिल्कुल दुरुस्त बताया। अब इसमें जो आपने एक बड़ी अच्छी बात बयान की कि आम तौर पे क्लॉट जो बनता है, वो हमारी टाँगों के अंदर जो वेन्स होती है उसमें बनता है। क्योंकि हमारा खून जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं उसके ज़रिए खून जिस्म के तमाम हिस्सों में जाता है और फिर वापस वेन्स के ज़रिए आता है। अब जो हमारी टांगें होती हैं इसमें जब वेन से ब्लड वापस आता है तो इस ब्लड ने अगेंस्ट ग्रेविटी ट्रैवल करना होता है, तो इसकी वापस आने की रफ्तार भी स्लो होती है। और उसके बाद में चूँकि जो हमारी वेन्स होती हैं अल्लाह ताला ने उसकी साख्त ऐसी बनाई होती है, उसमें कोई इस तरह का वाल्व्स या इस तरह के पंपिंग मैकेनिज़्म नहीं होता कि जो पंप करके ब्लड ऊपर आए। तो लिहाजा वो तमाम ऐसी वजूहात जिसमें हम अपनी टांगों को हरकत नहीं देते, ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, वो तमाम वजूहात जो हैं उनकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज़्म हो सकता है। कितना कॉमन है पाकिस्तान में? देखिए, ये अब इसको 2 कैटेगरीज़ में ले सकते हैं आप। एक कैटेगरी वो है जो कि नौजवान हैं या आम लोग हैं।
इसमें भी लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, लेडीज में वाई? हाँ, लेडीज़ में असल में जो प्रेगनेंसी होती है ना, हम्म। वो खुद एक रिस्क है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए। सही। क्योंकि उसमें कुछ कुदरतन ऐसा होता है कि ख़वातीन का जो है वो चूँकि बच्चा पेट में होता है, प्रेशर पड़ता है आपकी खून की नालियों के ऊपर, और ब्लड जो है ना उसकी टाँगों से ऊपर आने की रफ़्तार सुस्त हो जाती है। हम्म। तो लिहाजा ये ख़वातीन में दौरान हमल और बच्चा पैदा होने के दौरान या उसके बाद भी जब वो बेड पे लेटी रहती हैं, तो इसका इम्कान बढ़ जाता है। वैसे ही कोई भी मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा एक ये भी चीज़ हो सकती है, जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई फिजिकल एक्टिविटी ना हो, बिल्कुल जो दुरुस्त ज़्यादा आपने मूवमेंट ना अपनी करते हो, तो बिल्कुल दुरुस्त उनकी बयान टांग कर में जो दिया। है वो बिल्कुल, क्लॉट जम सकता है। जम सकता है। अल्टीमेटली इट कैन ट्रेवल फ्रॉम अ, लेग टू द लंग्स। जी, अच्छा, जी। इसके साथ साथ देखें, मैंने एक दो केसेस ऐसे देखे जिसमें गैंग्रेन भी कहते हैं, या ब्लड गैंग्रेन इज समथिंग एल्स, बट वो उसको हाँ, निकाल दें इसमें, लेकिन वो अलग बाज चीज़ लोग है। जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को ना गैंग्रेन का नाम भी दे देते हैं, हालांकि वो तो वो बहुत। आर्टरीज़ की क्लॉटिंग है, ये अच्छा, वेन्स ये की वेन्स की क्लॉटिंग है। क्लॉटिंग है। हाँ। लेकिन उसमें क्या हुआ कि ब्लड क्लॉट हो गया टांग में, वजह क्या थी कि वो बंदा बहुत अल्कोहलिक था। तो आई डोंट नो कि वो नहीं, नहीं, वो अल्कोहल अलग उसकी चीज़ है, रीज़न थी या वो कुछ अलग था। चीज़ है, वो अलग चीज़ है। उसको इसमें सेगमेंट इसमें से निकाल दें। अच्छा, नॉर्मली जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, या मैंने एक और पेशेंट ऐसा देखा, अ पर्सन वेरी क्लोज टू मी, उनकी टांग में ब्लड क्लॉटिंग हो गई और वो अभी सारी ज़िंदगी ऐसे ही है, यानी कि वो, मतलब एक होता है ना, आप फ्रीली अपनी मूवमेंट कर सकते हैं, जंपिंग, रेसिंग, कुछ भी आपने, फिर उसमें आप चलते हैं, किसी को पता नहीं लगता, लेकिन स्लोली स्लोली वॉक, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आपको चलना पड़ता है, लेकिन ये लाइफ टाइम उनका प्रॉब्लम है। उनका कुछ अरसा जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो ठंडे तरीन इलाके हैं वहाँ गुजरा हुआ है, उसकी वजह से क्लॉटिंग हो गई। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि कोई भी क्लॉट जो है वो टांग से लंग्स की तरफ ट्रेवल कर सकता है? हाँ, क्लॉट ट्रैवल कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो आप बात कर रही थी ना, जो लाइफ लॉन्ग होगी, असल में एक वजह तो हमने ये डिस्कस कर ली ना इसमें कि जो लोग अपनी टाँगों को हरकत कम देते हैं, और इसकी फिर आगे लंबी वजूहत आ जाती हैं। उसके बाद में एक बीमारी होती है, उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसके अंदर हमारे जिस्म का क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम ही हमारी जिस्म के ख़िलाफ़ जो है ना वो काम करता है। तो वो उसमें एसएलई है और दूसरी बीमारियां हैं। इन बीमारियों के अंदर भी खून के जो है ना वो जमने की वो मिकदार बढ़ जाती है। तो ऐसे भी मरीज़ होते हैं, क्योंकि जो क्लॉट बना है, बीमारी तो अपनी जगह मौजूद है। अगर आप उस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे तो वो क्लॉट ऐसे का ऐसे ही रहेगा। हम्म। लेकिन उसमें फिर हमारी अपनी रिकमेंडेशंस है, उसके मुताबिक हम इलाज करते हैं। तो एक वजह ये भी आ गई, और वो ऑटो इम्यून डिजीज़ भी लेडीज़ में निस्बतन ज़्यादा। बिल्कुल ठीक, यानी कि कोई भी क्लॉट जो है अगर वो लंग्स की तरफ ट्रेवल करेगा तो तब ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म जल्द होगा, होगा। लेकिन हर क्लॉट जो है वो लंग्स की तरफ नहीं आता, और जो लेकिन नहीं आएगा। इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। इसे कहते हैं, अगर टाँगों में क्लॉट बन जाए तो उसे कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। डीवीटी कहते और हैं अगर ये उसको। ट्रेवल करेगा? तो फिर ट्रैवल करेगा तो आगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन जाएगा ये, ठीक है, ठीक है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये कितना डेंजरस है, और फिर वंस अगर किसी को हो जाए तो ये, इसको, इज़ इट 100% क्यूरेबल, या इसको ट्रीट या मैनेज किया जा सकता है? देखिए, इसमें 2 आ जाती हैं कैटेगरीज़। एक तो वो हैं कि जिनके अंदर क्लॉट जो है वो जाके किसी ऐसी खून की नाली में फँसता है कि जो कि बहुत बड़ी नाली हो। उससे फिर मरीज़ जो है ना वो एकदम उसका साँस जो है ना वो ख़राब हो जाता है, मरीज़ सीरियस हो जाता है, और उसका जो है ब्लड प्रेशर भी जो है ना उसमें ड्रॉप कर जाता है। तो ये कंडीशन जो होती है बड़ी सीरियस कंडीशन होती है। इसको अगर फ़ौरी तौर पे इसके लिए बाज़-औक़ात ऑपरेशन करना पड़ता है, या जिस तरह दिल की एंजियोग्राफ़ी करते हैं और एंजियोप्लास्टी करते हैं, इसी तरह जो है वो उस क्लॉट को रिमूव किया जाता है वहाँ से। लेकिन ये हर सेंटर में नहीं होता है, बहुत मख़सूस सेंटर में होता है। बहुत इसके लिए हुनरमंद और काबिल डॉक्टर चाहिए जो ये कर सके। तो ये जानलेवा होता है, और बाज़ हमारी जो कहना चाहिए नौजवानों में अमवात होती हैं, उसमें एक बड़ी वजह ये भी होती है। कहते हैं ना कि एकदम ही कुछ हुआ, समझ नहीं आया उसका, एकदम उसकी डेथ हो गई, हुँ, तो उसमें ये एक वजह शामिल होती है। बिल्कुल ठीक। दूसरा वो होता है कि जिन लोगों को ये लंबे अरसे से चल रहा होता है, वो खून की बारीक नालियों में जाके फँसता है क्लॉट। क्लॉट छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। तो उनके अंदर जो है ना, वही होता है कि मुस्तकिल उनका साँस ख़राब रहता है, साँस में तकलीफ़ रहती है। अच्छा, इसमें डॉक्टर्स अमूमन बड़ा मुश्किल और परेशानी का शिकार होते हैं, अच्छा। और इसकी तशख़ीस ख़ासी मुश्किल है। हुँ, क्योंकि आप जब भी एक्स-रे कराते हैं फेफड़ों का, वो नॉर्मल आता है। हुँ, आप पेशेंट को, हम जो डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप से देखते हैं,
उसकी हमें सांस की जो आवाज़ होती है नॉर्मल आई, पेशेंट ये कहता है जी मेरा जो है ना वो सांस खराब हो रहा है, मैं बहुत शदीद तकलीफ, तो इसलिए इसकी तशखीस भी मुश्किल है। अच्छा, व्हाट आर द इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स जो आ रहे हों किसी भी इंडिविजुअल में, सो वो असेस कर सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है या मैं इस मतलब अब स्टार्ट हो गया है, और फिर इसमें डॉक्टर को कब विजिट करना चाहिए? देखिए जी, अगर तो आपके एक पाँव में सोज पड़ गई है, एक पाँव में, दोनों में नहीं, एक पाँव में अगर आपकी सोज है जिसे पिंडली कहते हैं इसमें, तो फिर तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए। और अगर एक पाँव की पिंडली में सोज भी है और उसके साथ आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और ये भी हो सकता है कि वो दिक्कत बैठे हुए ना हो, लेकिन हुँ। आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या वॉशरूम जाते हैं और आपको सांस चढ़ जाए, तो फिर आपको डॉक्टर से रुजू करना बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ-साथ एक और ये चीज़ कि जिस तरह से आपने कहा कि अगर हम मर्दों और ख़वातीन की बात करें, तो ख़वातीन में ये ज़्यादा कॉमन है बिकॉज़ ऑफ़ द प्रेगनेंसी और सम अदर फैक्टर्स। लेकिन ये किस एज ग्रुप में हमें ज़्यादा मिलता है? यानी कि कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा वल्नरेबल होता है टुवर्ड्स दिस कंडीशन? देखिए, मिडल एज ग्रुप इसमें होता है वल्नरेबल, और दूसरा जो ओल्ड एज ग्रुप जो हॉस्पिटल में डेथ होती है उसमें जो मोर देन 50% केसेस के अंदर ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। हुँ, यानी कि जो हम आखिरी वक्त होता है, सीरियस होते हैं मरीज़, तो उसमें ये होता ही है, हुँ। और उसमें तशख़ीस बड़ा मुश्किल होती है। लेकिन जो मिडल एज ग्रुप होता है उसमें ये ज़्यादा वल्नरेबल होता है। और इसमें ख़ास बात ये है, वो जो हमने बात की ना कि जिन लोगों की अपना वो टाँगों को हरकत कम देते हैं, तो उसमें जो मोटे लोग हैं, मोटे लोगों में इसका इम्कान ज़्यादा होता है। अच्छा देखिए, आप क्योंकि एक तवील अरसे से इस फील्ड में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जी, जी। फेफड़ों के अमराज देख रहे हैं, एस्थमेटिक पेशेंट्स देख रहे हैं, अभी तक आपने ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कितने पेशेंट्स देखे हैं? बिकॉज़ जब मुझे ये पता लगा कि आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मेरे लिए भी एक नई टर्म थी। मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है या क्लॉट जो है वो लंग्स की तरफ भी ट्रैवल कर सकता है। सो आप इसको कितनी, इसकी प्रेवलेंसी कितने आप पेशेंट्स अभी तक आपने देखे हैं? देखिए, अस्थमा तो ख़ैर बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये कह सकते हैं कि मेरे पास जो मरीज़ आते हैं उसमें 5% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें ये पल्मोनरी एम्बोलिज़्म जो है और वो वो, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं अगर वो हाँ, लग कर अक्सरियत टिक कर ठीक हो कर जाती है, इलाज? वो टाइम पे अगर इलाज कराएँ, टाइम पे तशख़ीस हो जाए। का तशख़ीस का अमल बहुत ज़रूरी होता है, कुछ ब्लड के टेस्ट ऐसे आ गए हैं। हत्ता कि ये है कि अगर कोई मरीज़ वो ये कहते हैं, अब इसमें एक और चीज़ आ गई है मेडिकल साइंस में, वो इसकी वो कहते हैं कि जिन लोगों में ये ज़्यादा होने का इम्कान है, आप उनको पहले से खून पतला करने के इंजेक्शन दे दें। अच्छा, अब ये कैसे असेस करेंगे हम कि ये फलाँ बंदा और इसमें ये हाँ, इम्कान है? उसके लिए जो है ना कुछ मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स ने बैठ के ये फ़ैसला किया है कि स्कोरिंग सिस्टम बनाया है कि ऐसा मरीज़ जो कि 3 या 3 दिन से ज़्यादा बेड पे लेटा रहे हॉस्पिटल में, या जिसका ये घुटने का ऑपरेशन हुआ हो, और इसके अलावा मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं, उसमें वो कहते हैं कि आप मरीज़ को पहले ही से जो है ना वो उसको खून पतला करने के इंजेक्शन देते हैं। कोई मरीज़ बग़ैर किसी ऑपरेशन की वजह के हॉस्पिटल में दाखिल है और वो बेड पे लेटा हुआ है, और 3 दिन से ज़्यादा उसने, आपका ख़्याल है बेड पे लेटेगा, तो उसको भी आप खून पतला करने का इंजेक्शन इसमें देते तो हैं। फिर आपके फ़िज़िशियन का भी बहुत ज़्यादा विटी होना और वाइज़ होना जी, जी, बहुत बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी होता है। बिकॉज़ अगर उसको इन चीज़ों का नहीं पता कि 3 दिन, मतलब अक्सर ऐसे हाँ, होते हैं हाँ, प्रॉब्लम्स कि हाँ। आपको हफ़्ता-हफ़्ता अच्छा, लेटना एक चीज़ पड़ता और है। मैं बता दूँ कि बाज़ का हमारे जो सफ़र करते हैं ना हवाई जहाज़ के अंदर बैठ के, हुँ, और लॉन्ग फ़्लाइट होती है जी, डायरेक्ट फ़्लाइट है, तो उसमें इसका इम्कान बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि एक ही जगह पे हम स्टैटिक रहते हैं। स्टैटिक रहते हाँ, हैं, ज़्यादा बैठे मूवमेंट रहते नहीं ना हैं। होती। हाँ, वो 12 घंटे की फ़्लाइट है, इतने घंटे की फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट है, तो उसमें इसका इम्कान अच्छा बहुत ठीक है, बढ़ अब जाता है। किसी को ये हो गया, सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल? वो अगर तो उसका साँस बहुत ख़राब नहीं है और उसका साथ ब्लड प्रेशर उसका अगर कम नहीं है, तो फिर खून पतला करने की अद्वियात, बड़ी अच्छी अद्वियात आ गई हैं। डॉक्टर तशख़ीस करके वो अद्वियात स्टार्ट कर देते हैं। और ठीक हो जाता है? अब फिर अल्लाह का शुक्र है ठीक हो जाता है और फिर ठीक उसका। है, और दूसरी सिचुएशन क्या है? अगर वो साँस ज़्यादा ख़राब है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप है उसका, तो फिर उसको फ़ौरन हॉस्पिटल में दाखिल करना होता है। और ये मतलब कितने अरसे तक, यानी कि अगर किसी की सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है तो उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस मज़ीद क्या हो सकते हैं? क्योंकि हर बीमारी दूसरी बीमारी से लिंक करती है, एक को ठीक नहीं करेंगे और प्रॉब्लम्स हो जाएँगे। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, इसके रिस्क फैक्टर जो है वो मैंने आपको अर्ज़ किया ना, कुछ बीमारियाँ ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होती हैं। अब वो बीमारी तो आपकी बॉडी में मौजूद है। अब वो बीमारी मौजूद है तो उसकी वजह से आपके खून के अंदर मुस्तकिल जो है ना वो जमने की सलाहियत बढ़ जाती है। इसी तरह बाज़ बीमारियाँ होती हैं जिसमें आपके
गुर्दे मुतासर होते हैं, गुर्दों के अंदर से प्रोटीन निकलना शुरू हो जाती है पेशाब के अंदर हमारे। ऐसे मरीज़ों के अंदर भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है, खून जमने की सलाहियत बढ़ जाती है। और बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें पैदाइशी डिफेक्ट होता है, उनके अंदर अल्लाह ताला ने बैलेंस रखा हुआ है हमारे खून के अंदर के खून जमाने वाली प्रोटीन्स भी होती हैं और खून पतला करने वाली भी होती हैं। सही। अगर वो खून पतला करने वाली प्रोटीन उनके अंदर ना हो, एंटीथ्रोमिन 3 कहते हैं हम उसको, अगर उसकी कमी हो या बाज़ का वो भी पेशाब के रास्ते निकल जाती है तो उसकी कमी हो जाती है। बिल्कुल तो ठीक। ऐसे मरीज़ों के अंदर मुस्तकिल खून जमने की सलाहियत बढ़ जाती है और ऐसे मरीज़ों को फिर मुस्तकिल ऐसी अद्वियात देनी पड़ती हैं जिससे उनका खून पतला रहे। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर अयूब बेग हमारे साथ शो में मौजूद थे। पल्मोनरी एम्बोलिज़्म क्या है इसको आज हम डिस्कस कर रहे थे, और अगर आपको भी कोई ऐसे अल्लाह ना करे साइंस एंड सिम्टम्स है तो उसको फ़ौरी तौर पर एड्रेस करना चाहिए ऐसे इश्यूज़ को, ताकि मज़ीद कॉन्सिक्वेंसेस, बैड कॉन्सिक्वेंसेस उनसे बचा जा सके। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम देखें तो हमारे माशरे में ख़वातीन का किरदार, उनका जो रोल है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और अगर हम देखें तो आज ख़वातीन जो हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो बहुत सी ख़वातीन इंडिपेंडेंट भी हैं, एम्पावर्ड भी हैं, मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं। लेकिन एक रोल ऐसा आता है जिसको हम लीडरशिप का रोल कहते हैं, उसमें ख़वातीन जो हैं वो ठीक से कामयाब नहीं हो पा रही। जो हो रही हैं उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन जिस तादाद में मर्द लीडरशिप में आते हैं या कोई लीडर बन के लोगों को लीड कर रहे होते हैं, उनके जो स्किल्स होते हैं, ख़वातीन इससे बहुत पीछे हैं। या फिर अगर हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में देखें तो बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं, उनको नहीं पता होता कि हमने प्रोफेशनल एथिक्स का कैसे ख्याल रखना है, हमने किसी से कैसे बात करनी है, या अबव ऑल के ख़वातीन अगर लीडरशिप रोल में आना चाहती हैं तो उसके लिए कौन से मैंडेटरी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जो आपको मज़ीद कामयाब कर सकते हैं, या हमारे मुआशरे, क्योंकि मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, तो पाकिस्तानी औरतों को मज़ीद हम इस रोल में ढाल कर मज़ीद मुल्क को आगे कैसे लेकर जा सकते हैं, आज यही हमारा टॉपिक है। और मेरे साथ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मलिहा समी इस वक्त शो में मौजूद है। मलिहा, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले जो एक ऑब्जर्वेशन आती है कि ख़वातीन लीडरशिप रोल बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, इज़ इट सो? ख़वातीन आती हैं लीडरशिप में लेकिन कम होती हैं, ज़्यादा ख़वातीन को आना चाहिए। थैंक यू रामा फॉर इनवाइटिंग इन द शो। लीडरशिप की जहाँ तक हम बात करते हैं ना, देखें फ़ीमेल लीडरशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपकी एबिलिटी इन बिल्ट है। आप में नेचुरल एबिलिटी होती है कि आप फॉलोअर नहीं बनते, आप लीडर बनते हो। आप अपना भी काम करोगे, आप उसमें भी लीडरशिप ले जाओगे। आप हर किसी भी महकमे के साथ काम करोगे, किसी भी इदारे के साथ करोगे, इनफैक्ट आप किसी जॉब पे भी होगे तो यू विल बी इन द लीड टीम। दैट इज़ कॉल्ड लीडरशिप। और जब मैं बात करती हूँ हमारी फ़ीमेल्स की, तो फ़ीमेल्स में कुछ क्वालिटीज़ बहुत बेसिक होती हैं जो लीडरशिप आपकी जो है ना उसको पॉलिश करती हैं। वन इज़ देयर कॉन्फिडेंस, सेकंड इज़ देयर पर्सनैलिटी, थर्ड इज़ देयर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, एंड फोर्थ इज़ देयर नॉलेज। इन चार चीज़ों को जब हम इकट्ठा यूनाइट करते हैं ना, तो एक फॉर्मेशन बनती है एक गुड लीडर की। देन उसमें वो स्किल्स होनी चाहिए कि जिसे हम कहते हैं कि हर फीमेल का, हर शख्स की पर्सनैलिटी का एक ऑरा होता है। तो आपके जो फीमेल की पर्सनैलिटी का ऑरा होता है वो इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि उसमें से पॉजिटिव वेव्स निकलती हैं, एंड देन दैट ट्रांसफ़र टू द अदर लेकिन पर्सन। ये बात ठीक है कि ख़वातीन जो हैं वो लीडरशिप रोल्स उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, कम ख़वातीन जो हैं वो लीडरशिप रोल में आती हैं, इज़ इट सो? नहीं, अगर हम इस हवाले से बात करें तो करंट वर्ल्ड में तो पाकिस्तान में लीडरशिप बढ़ गई है। मतलब ख़वातीन बहुत सारे महकमों में डोमिनेंट हो गई हैं। इवन मैंने देखा है कि फ़ाइनेंस, जो कि एक प्योरली मेल्स की फ़ील्ड है, उसमें भी ख़वातीन ने जो है वो कुछ महकमों में डोमिनेंस की है। तो हम ये बट नहीं आई कह थिंक सकते मोर कि वुमेन उनमें शुड कम जी, टुवर्ड्स जी, इट। बिल्कुल। लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है, अभी भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे फ़ीमेल लीडरशिप नहीं है, ना होने के मुतरादिफ़ है। क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी और उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि इट इज़ दिस रोल हैज़ टू बी स्प्रेड ऑन थ्रू आउट योर लाइफ। इसमें करंट आपकी लर्निंग नहीं है, इसमें टोटली आपका नॉलेज पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहना चाहिए। आपकी इंटरेक्शन होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होनी चाहिए, और इसमें ये वो चीज़ है कि आप हर लम्हा सीखते हो। तो हमारे जो लीडर्स हैं, जो फीमेल लीडर्स हैं, दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड रोल। लेकिन अभी भी बहुत जगह है, अभी भी इस फील्ड में रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी फीमेल्स को हमें इम्प्रूव करके आगे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि लेकिन फीमेल देखिए रिलक्टेंट इसके होती लिए ख़वातीन की ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। है। पर्सनैलिटी को भी आप ले लें, ओवरऑल जो है
चीज़ों को बेहतर करना, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, द वे यू कैरी योरसेल्फ, ये भी बहुत मैटर करता है। ये ग्रूमिंग कौन करेगा? एक खातून को पॉलिश कौन करेगा? इसमें देखें सबसे अहम रोल तो आपकी फैमिली प्ले करती है, आपकी मदर का बहुत रोल होता है। हम जब बात करते हैं फीमेल्स की तो दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर मदर्स, हुँ। ठीक है। अगर आपकी मदर की ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, उनका बात करने का तरीक़ेकार बहुत अच्छा है, उनमें एथिक्स बहुत ज़्यादा हैं, उनमें एक फ़ीमेल जिसे कहते हैं अट्रैक्शन मौजूद है, तो आप देखिएगा कि उस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन होंगी, जो बेटियाँ होंगी, वो उसी तरह से कोप करेंगी, ठीक है। देन आपके टीचर्स आते हैं, आपकी स्कूलिंग आती है, आपके कॉलेज लाइफ के टीचर्स, प्रोफेसर्स आते हैं, देन जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होता है। आई हैव बीन वर्किंग एट डिफरेंट प्लेसेस, तो 2-3 फीमेल लीडर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया लीडरशिप में, और हर एक की अपनी पर्सनैलिटी थी, हर एक ने बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई। सम वर वेरी कॉन्फिडेंट, सम वर वेरी गुड इन लेकिन स्पोकन आपने स्टाइल। कहा कि ठीक है, ये मदर्स का रिफ्लेक्शन होती है, घर का सबसे पहला रोल होता है, लेकिन उसके बाद क्या चीज़ें आती हैं? क्योंकि देखें अब शायद हम ज़्यादा खुद को एम्पावर्ड फ़ील करते हैं। आज मैं अगर टीवी के सामने बैठ के बात कर रही हूँ, आप भी कर रही हैं, शायद हमारी आने वाली नस्लें हम उनको थोड़ा-सा बेहतर कर सकें। लेकिन अगर एक घर में वालदा जो है वो इतनी पढ़ी-लिखी नहीं है, या उसका एक्सपोज़र नहीं है, या उसने कभी बाहर निकल के नौकरी नहीं की, तो फिर वो ख़वातीन कैसे, मतलब ऑब्वियसली आपको शऊर कहाँ से आएगा? आपको इन चीज़ों की रियलाइज़ेशन, रिकॉग्निशन कैसे होगी? जी, फिर सबसे किसका सबसे पहले तो ज़्यादा रोल देखें है? इसमें रहमा ये होता है कि शऊर जो है वो आपकी फैमिली की रिलीजियस टीचिंग्स भी देती हैं, ठीक है। अगर आपने तालीम इतनी ज़्यादा हासिल नहीं की तो डेफ़िनेटली आपने रिलीजियस तालीम और आप कुरान पाक से सारा शऊर ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ें तो आपको तमाम लाइफ़स्टाइल उसमें समझा दिया गया है। आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, आप में जो है एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, क्योंकि जितनी भी हमारी वुमेन लीडर्स इस्लाम में रही हैं, उनसे बेहतरीन लीडर्स आज मौजूद नहीं हैं, हुँ। ठीक है? तो वो दे वर द रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, और अगर आपके घर के माहौल में नहीं है, तो फिर आपको सोसाइटी से सीखना पड़ता है, आपको उन लोगों के साथ मिलना पड़ता है, इंटरैक्ट करना पड़ता है जो लीडरशिप के हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी-सी अपनी ओपिनियन ऐड करना चाहूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मज़ीद फ्लरिश करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्रूम हों, वक़्त के साथ-साथ सब जो हैं वो खुद को बेहतर कर रहे होते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ लोगों के अपने अंदर ये ख़्वाहिश होती है कि हम ऐसे बनें, हम इतना कमाएँ, हम इतने इंडिपेंडेंट हों। आपके घर का माहौल ऐसा नहीं हुँ। होता, शायद दूर-दूर तक आपके रिश्तेदारों में किसी ने नौकरी ना की हो, या लड़कियाँ इतनी कॉन्फिडेंट ना हो। सो मेरे ख़्याल में इसमें आपका अपना आप, आपके फ्रेंड सर्कल, आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपका हल्का अहबाब कैसा है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बिल्कुल, देखिए कुरान हकीम में आया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करेगा। अगर आपका और मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो भी है, आपके और मेरे एजुकेशन की क्वालिटीज़ कम हैं, हमें उतने रिसोर्सेज़ नहीं दिए गए, लेकिन आप कोशिश करें। जब आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं और आपको उन रास्तों पे ले जाया जाता है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, आपको उस तरह के लीडर से मिलवाया जाता है जो आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ लाते हैं, जो आपको पॉलिश करते हैं और जो आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप दुनिया को कॉन्फिडेंस के साथ फेस करें। हुँ। सर्टेनली आपकी जैसे फील्ड है, मीडिया में आप बहुत एक नोन एंकर हो, तो आपको यहाँ तक लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने एक रोल प्ले किया है, ठीक है? तो दे आर द लीडर्स। कुछ हमारे होते हैं स्पिरिचुअल लीडर्स और कुछ हमारे होते हैं वर्ल्डली लीडर्स। इफ़ वी फॉलो वर्ल्डली लीडर्स और अपना नॉलेज हम साथ-साथ एनहांस करते जाएँ, मेरे ख्याल में सक्सेस इज़ ऑल योर्स। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, और एक और चीज़, क्योंकि जब हम प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, सो उसमें आप किस अंदाज़ में बात करते हैं? आपकी कम्युनिकेशन कैसी हुँ। है? ये स्किल्स होना भी एक ख़ास, वैसे तो मर्दों के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन हम अभी ख़वातीन के रोल को डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच इज़ दिस रोल इम्पोर्टेंट? और कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए, बेहतर से बेहतरीन करने के लिए, हर बंदे को, मतलब हुँ। ऑब्वियसली एक डिसेंसी भी आपकी रहे, लेकिन कोई वो लाइन क्रॉस ना करे, या ये सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? इसको हम अगर एक वर्ड में बयान करें तो दिस इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। हुँ। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये टर्म अब्यूज़ की जाती है, प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। हुँ। इसमें आ जाता है आपका ट्रस्ट लेवल कैसा है, आपकी टोन ऑफ वॉइस क्या होनी चाहिए, आपने अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि देखें, अगर आप सोशल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं तो मल्टीपल पीपल आर देयर, और उनमें सबके मूड्स बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ अलग होती हैं, मूड में फ्लक्चुएशन आता है। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि अब आपने इंटरेक्शन कैसे करनी है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये आती है कि यू हैव टू बी एट ए वेरी वेरी गुड कॉन्फिडेंस लेवल।
और आप में अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की सलाहियत होनी चाहिए। आप में एक एबिलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स में जाने की, बहुत ज़्यादा अपने पॉइंट को फोकस करने की, उसको थोड़ा-सा स्टेबल करना पड़ता है। आपने रिएक्शंस नहीं देने। देखें प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में नेवर एवर गिव रिएक्शंस, डोंट रिएक्ट। जब भी आप रिएक्शंस देंगे तो उसका आपको नुकसान होगा। हमेशा आप कोशिश करें कि दूसरों की बात को समझें और दूसरों की बात को प्रेफ़रेंस दें, उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिहेवियर तय करते हो। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में यही होता है कि आप में स्टेबिलिटी आती है, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आते हैं, यू जस्ट लेट देम आउट फ्रॉम योर पर्सनैलिटी व्हेन देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट, अदरवाइज़ यू स्टे काम। अच्छा, और ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात की, और इससे मैं अग्री भी करती हूँ कि जब आप वर्क प्लेस पर हों तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत मैटर करती है। आपको आपके साथ हो सकता है आपके बॉस ने अच्छे तरीके से बात ना की हो, या आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ गए हों, तो उसमें रिएक्ट ना करना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है हमसे बर्दाश्त नहीं होता, वो लावा अंदर पक रहा होता है कि बस हम जवाब देते हैं, हम अपना आप मनवा लें। लेकिन वही टाइम अगर आप खामोशी से गुजार लें तो चीज़ें बेहतर भी हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि हम लीडरशिप रोल को डिस्कस कर रहे हैं, सो आपको क्या लगता है एक खातून बहुत अच्छी लीडर बन सकती है, यानी कि वो लीड कर सकती है? अब लीडर्स, आपने वर्ल्ड लीडर्स नहीं बनना कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन आपकी जो डोमेन है उसमें आप लीड करें, आप गाइड करें, आप इंस्पायर करें लोगों को। बिल्कुल, देखिए इंस्पिरेशन तो तभी आएगी जब आपकी अपनी तमाम क्वालिटीज़ कंप्लीट होंगी। देखिए इट्स अ फुल फ्लेज पैकेज। अगर आपने लीडरशिप के रोल में आना है, आपका नॉलेज बहुत होना चाहिए, आपका जो विज़डम है दैट शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपकी इंटेलिजेंस काउंट करती है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखा जाता है। सेकेंडली, क्या आप मल्टीपल लोगों के साथ काम कर सकते हैं? क्या आप उनके मूड को फिर समझते इसमें हुए उनसे कॉपरेशन भी तो काम आ ले गई ना। सकते हैं? हाँ। कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है। देन आपके ज़ाहिर है अगर हम अपने सेटअप में बात करें तो आपके ऊपर भी बॉसेस होते हैं, हेड्स होते हैं। यू आर आल्सो आंसरेबल टू पीपल, यू आर आल्सो आंसरेबल टू ऑल फॉर द रिसोर्सेज। तो मल्टीपल चीज़ें आपने हैंडल करनी होती हैं, मल्टीटास्किंग करनी होती है, और आपका जो एटीट्यूड होता है ना वो थॉरली पॉजिटिव रहना अच्छा चाहिए। देखिए, आप क्योंकि खुद बहुत एक लंबे अरसे से इस फील्ड में भी हैं, आपने मुख्तलिफ जॉब्स भी की, आपको क्या लगता है जब आपने पहली दफ़ा स्टेप आउट किया अपने घर से और फिर आप फील्ड में आई, तो पहले आप कैसी थी और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी लर्निंग कहाँ कहाँ से हुई और आपने खुद को इम्प्रूव किया? हम सब खुद को इम्प्रूव करते हैं, आज तक करते हैं, जी। और करना भी चाहिए। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मेरी जर्नी की बात करें, इट्स स्प्रेड ऑन लाइक 22 इयर्स। तो जब मैंने फ़र्स्ट जॉब स्टार्ट की थी और आज जो अब मैं करंटली काम कर रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपको मुख्तलिफ देखें फ़ेजेज़ आते हैं, बहुत सारी जॉब्स पे आप काम करते हो, बहुत सारे लोगों के साथ आप काम करते हो, आप चीज़ें लर्न करते हो। तो जो नेगेटिविटी थी, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, मैंने उनको माइनस किया, आई लर्न फ्रॉम पीपल। और सबसे अहम बात यह है कि मैंने हमेशा दूसरों की राय को अपनी राय पर तरजीह दी है, और मैंने उन्हें अहमियत दी है। मेरे जितने भी कोलीग्स होते हैं, मेरे जितने भी हेड्स होते हैं, दे आर ऑलवेज वेरी वेरी हैप्पी ऑन दिस एस्पेक्ट कि आई गिव प्रेफरेंस टू देम। क्योंकि जितने अच्छे आप लिसनर होते हो ना रहमा, उतने ज़्यादा आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ती हैं। आपको दूसरों को सुनना पड़ता है। जब आप दूसरों की बात समझने लग जाते हो तो आप लाइफ में आगे जाते हो। और सर्टेनली आपकी पर्सनैलिटी में मिसट्रस्ट की आदत होती है, आपकी पर्सनैलिटी में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, कम्युनिकेशन बहुत इतने आप समझ लें स्पेसिफिक लेवल की नहीं होती। इन सब चीज़ों को जब हम यूनाइटेडली देखते हैं, तो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ 15-20 इयर्स काफ़ी डिफरेंस फ़ील किया है, और मुझे बहुत सारा अपनी पर्सनैलिटी में से कुछ डिलीट करना पड़ा है। बिल्कुल ठीक है, और ये लाज़मी होता है ना, क्योंकि अगर आप हुँ, समझें कि हम सब कुछ कर सकते हैं या हमारे पास सब कुछ स्किल्स भी हैं, सब कुछ हुँ, है, हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, तो वो जो रूम जो होता है इम्प्रूवमेंट का, वो आप यस। खुद ही माइनस करते हैं। और जो इंसान अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकता, तो वो फिर चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं, या वो फिर कुएँ का मेंढक ही जो है वो बन के वहाँ और पे ही अगर घूमता आपने रहता है। खुद एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपने अपना इनिशिएटिव खुद लेना है, अपनी ज़िंदगी को खुद बेहतर करना है, तो सबसे अहम बात यह है कि यू हैव टू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा वाक़यात से, आपके इर्द-गिर्द के लोगों से, आपके जितने भी आपके साथ जॉब पे इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनसे। एवरी एवरी पर्सन अच्छा इन योर देखिए, लाइफ एक गिव्स यू और ये लर्निंग। चीज़ यहाँ पर कि अगर हम देखें बच्चियाँ जब स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पेरेंट्स। या आपके पेरेंट्स का आप पर हक भी होता है, वो आपको गाइड भी करते हैं, बट वंस यू स्टेप आउट योर होम फॉर प्रोफेशनल मीटिंग्स, या आप करियर की तरफ जब आ रहे होते हैं, तो उसमें एक खातून का रख रखाव कैसा होना चाहिए?
बहुत प्रोफेशनल, दिस इज़ कॉल्ड योर प्रोफेशनल अटायर। देखें हाँ। ये बहुत मैटर करता है आपकी मीटिंग्स में किस तरह से आप बात करते हो, आप अपने पॉइंट को किस तरह रेस करते हो। क्योंकि देखें घर इज़ डिफरेंट, होम इज़ अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। वहाँ आप सब कुछ बोल सकते हो, अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर सकते हो, बहन भाइयों को डोमिनेट भी कर सकते हो। वर्किंग प्लेस इज़ अ डिफरेंट प्लेस, वहाँ पे आपसे भी बेहतर लोग मौजूद होते हैं। शायद आप उनके लिए कोई भी इतनी ज़्यादा आपकी राय बाज़-औक़ात अहमियत नहीं रख रही होती। वहाँ पे आपने अपनी जगह बनानी है, वहाँ आपने तो फिर उनको रवैये कैसे होने चाहिए? और मेरे ख्याल में रवैयों के साथ-साथ हुँ। आपकी बाकी चीज़ें, आप खुद को कैरी कैसे कर रहे हैं, आप किस तरह यस। का लिबास पहन रहे हैं, आप किस तरह से किसी से बात कर रहे हैं, ये तमाम सबसे चीज़ें पहले तो बहुत ये है कि ज़रूरी हैं। रहमा नेवर टेक क्रिटिसिज्म एट योर पर्सनल लेवल। क्रिटिसिज्म को कभी भी पर्सनल नहीं लेना। आपने हमेशा यही सोचना है कि कोई भी अगर आप पे कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, आपके काम पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, इसमें कोई ना कोई आपकी बेहतरी का एलिमेंट होगा। नेवर गेट जेलस विद योर कोलीग्स, ठीक है? ऑलवेज़ टेक देम, ऑलवेज़ गिव देम मैक्सिमम रिस्पेक्ट, ठीक है? ये आपकी इज़्ज़त बढ़ाती है। थिर्डली ये कि हमेशा अपने पोर्टफोलियो पे फोकस करें। आपकी प्रेजेंटेशन, आपका ड्रेसिंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए दैट पीपल विल रिकॉग्नाइज यू। इवन आप उस ऑर्गेनाइजेशन को आप छोड़ भी जाएं तो वो आपके साथ अटैच रहें, बिकॉज आपने अपनी ज़िंदगी में मल्टीपल जॉब्स की हैं, मैंने जॉब्स की हैं। रीज़न ये होती है कि पीपल गेट अट्रैक्टिव टुवर्ड्स योर पर्सनैलिटी। वो आपकी सोल लेकिन के फिर साथ देखिए, कनेक्ट होते हैं। ये सोल के साथ भी कनेक्ट, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने बाउंड्रीज किस तरह से सेट करनी है। हाँ। वो बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस लाइन से आगे ये लास्ट लाइन है, इससे आगे कोई मजीद आ नहीं सकता। तो आई थिंक ये भी चीज़ जो ये है वो ज़रूरी मैटर इसलिए करती कि है। अल्लाह ताला ने आपके माइंड में ना सही और गलत का फ़र्क डाल दिया होता है। आपको पता होता है, स्पेशली फीमेल्स की जहाँ मैं बात करती हूँ, कि कहाँ पे मेरी लिमिट्स ख़त्म हो रही हैं, मैंने किससे बात करनी है और कितने कहाँ तक मैं उस बात को या उस शख्स को अलाउ करूँ कि वो मेरे साथ मजाक कर सके या कमेंट पास कर सके, ठीक है? सम टाइम आपको लोग हर्ट करते हैं, सम टाइम आपको लोगों के कमेंट्स भी बुरे लगते हैं, लेकिन ऑलवेज ट्राई टू बिहेव इन दिस वे कि बहुत ही प्लेजेंटली, बड़े आराम से उनको समझा दिया जाए और साइलेंट नोट पे कि दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट थिंग टू बिहेव अच्छा, विद मी। जितनी भी ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं और स्पेशली जो प्रोफेशनली आगे आना चाहती हैं, करियर बनाना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं फाइनेंशियली, उनके लिए कोई एक मैसेज? सबसे अहम मैसेज तो यह है कि अपने फाइनेंस को कंट्रोल करना सीखें। अच्छा। आप जैसे अपने घर का बजट बनाते हैं, मेल्स अपनी लाइफ में क्यों सक्सेसफुल रहते हैं? मैंने इस पे बड़ा मेरा शॉर्ट रिव्यू ये है, क्योंकि वो फाइनेंस कंट्रोल करते हैं। उनको अपने घर के बजट कंट्रोल करने आते हैं, उनको अपने जॉब प्लेसेस पे लोगों के बजट कंट्रोल करने आते हैं, उन्हें पूरे पूरे इदारों के बजट कंट्रोल करने आते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है जो फीमेल में मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा लैकिंग देखी है। जिस तरह से आपके घर के बजट होते हैं ना, इसी तरह इदारों के बजट होते हैं। तो आप फाइनेंस को लर्न करें, आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर ये आपकी मनी फील्ड नहीं भी मैनेजमेंट है, भी इसको कह यस, सकते हैं, पर्सनल लेवल पर भी ये बहुत ज़रूरी बिल्कुल, है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने एक मंथ अगर चलाना है तो किस तरह चलाना है। मंथ एंड से पहले आपके अकाउंट खाली नहीं होना चाहिए। फर्स्ट यू मस्ट हैव सम अमाउंट फॉर योर नीड्स, देन फॉर योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है? एंड थर्डली कम योर वांट्स। हम लोग एक्चुअली ये करते हैं कि वांट्स को सबसे पहले ले आते हैं, फिर हम लाते हैं नीड्स को और फिर हम जाते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तक आने तक हमारे पास सेविंग ही नहीं रहती। अनफॉर्चुनेटली फीमेल इस चीज़ का शिकार हो जाती हैं कि वो सबसे पहले अपनी वांट्स को पूरा करती Because हैं। they are not the good managers, you want to say this? Because they are very good, they try to spend more हाँ। all the time. उन्हें अपने शौक पूरे करने होते हैं। अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो मेल्स शौक बाद में पूरे करते हैं, पहले वो अपनी ज़रूरियात इन्वेस्टमेंट्स पूरी देखते हैं। करते हैं। ये है। बिल्कुल ठीक हो गया। सो ये चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, हर खातून को आना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो मनी मैनेजमेंट वाली चीज़ है, अगर आप प्रोफेशनल नहीं भी हैं, आप बाहर निकल के काम नहीं भी करते, लेकिन आपको घर पर चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, आपने अपनी चादर के अंदर कितने पाँव फैलाने हैं, और इसके साथ साथ अगर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट मिल रही है तो उसमें आपने अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच मलिहा Thank you. समी हमारे साथ शो में मौजूद थी। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे।